से हो गया। हाँ चलो अब इधर देखो, आज हमको क्या पढ़ना है? दानेदार जीन की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया प्रयोग द्वारा वर्णन कीजिए। किसके द्वारा? तो आपको पहले क्या करने का, एक परख नली लेने की। एक परख नली ली हमने, तो ये हमने क्या ली? परख नली। अब ये परख नली ली और इसके लिए हमने क्या लिया? इसके अंदर क्या रखा? दानेदार जीन, यानी इसके अंदर हमने क्या लिया? दानेदार जीन। दानेदार जीन के लिया। अब उसके अंदर हमने क्या मिलाया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं? मिलाते हैं। आपको लिखने का, एक परख नली में, एक परख नली में हमने क्या किया? दानेदार जीन लिया। एक परख नली में दानेदार क्या लिया? जीन। और उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, एक परख नली में दानेदार जीन लिया, उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अब दानेदार जीन की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या होगी? अभिक्रिया। अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न, यानी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो आपको लिखने का कि एक परख नली में दानेदार जिंक लिया, उसके अंदर हमने तनु सल्फ्यूरिक क्या डाला? अम्ल। हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर तनु HCl भी डाल सकते थे। तनु HCl डालते तो खाली इतना अंतर होता, ZnHCl से प्रक्रिया करता, बनता ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या होती? उत्पन्न। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए केवल 2 लगाना पड़ता, यानी दोनों में से कोई भी अम्ल लिया जाए तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? उत्पन्न होगी। अब जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है उसको एक नली के द्वारा, किसके द्वारा? एक नली के द्वारा, एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से उसको गुजारा जाता है। साबुन के विलयन में से उसको गुजारा जाता है। तो साबुन के विलयन में से उसको गुजारा जाता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के क्या बनते हैं? बुलबुले। हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के क्या बनते हैं? बुलबुले। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के कहाँ ले जाते हैं? पास। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के पास ले जाते हैं तो ये बुलबुले फट की आवाज के साथ, फट की आवाज के साथ फूटते हैं और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो आपको याद रखिएगा कि हमने एक परख नली में दानेदार क्या लिया? जीन। उसमें तनु क्या मिलाया? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। लवण बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न। अब क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस को एक नली के द्वारा, एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के क्या बनते हैं? बुलबुले। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के कहा जाते हैं? पास। तो बुलबुले फट की आवाज के साथ, यानी पॉप साउंड के साथ क्या होते हैं? फूटते हैं और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि संरचनात्मक सूत्र लिखे। बेंजीन का आपको सूत्र लिखना है। का बेंजीन का सूत्र है C6H6। अब यहाँ पर देखो, बेंजीन चक्रीय पदार्थ है तो यहाँ पर देखो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को आपको चक्रीय स्वरूप में जोड़ना है। कौन से स्वरूप में? चक्रीय स्वरूप में। अब उसके बाद एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा कर यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, फिर यहाँ पर छोड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है। अब देखो, हर कार्बन की संयोजकता कितनी है? 3। ये कार्बन की संयोजकता 1, 2 और 3। इसकी भी देखोगे तो 1, 2 और 3 होनी चाहिए। कितनी? 4। 4 करने के लिए हर कार्बन को एक एक क्या दे देना है? हाइड्रोजन। एक एक क्या दे देना है? हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा हमारा बेंजीन का सूत्र।
फिर से समझ लो, 6 कार्बन को चक्रीय स्वरूप में रखना है और चक्रीय स्वरूप में रखने के बाद एक एक छोड़कर क्या लगाना है हमको, डबल बॉन्ड, और सबको एक एक क्या दे देना है, H। क्या दे देना है, H। तो ये बन जाएगा बेंजीन। अच्छा, बेंजीन की जगह पर साइक्लोहेक्सेन बनाना होता, क्या बनाना होता, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर देखो साइक्लो आ गया, इसका मतलब चक्रीय रचना वाला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो यहाँ पर देखो आपको सब जगह पर CH2 लिखने का, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, CH2। कितने लिखने के, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H12, C6H12। तो ये किसका सूत्र है, साइक्लोहेक्सेन। किसका सूत्र है, साइक्लोहेक्सेन। अब बनाना हमको क्लोरोप्रोपेन। क्या बनाना है, क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन का मालूम है हमको कि प्रोपेन CH3, CH2, CH3 को बोलते हैं प्रोपेन। पर क्लोरो लग गया है तो हेलोजन है। कौन सा समूह है, अब हेलोजन समूह है, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक H हटाना पड़ता है। 3 H से एक H हटा दिया तो 2 बचे, और क्या लगा दो, Cl। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, हेलोजन, Cl क्या है, हेलोजन, और हेलोजन में हम पूर्व लग्न लगाते हैं नाम में। क्या लगाते हैं, तो क्लोरो से हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्लोरीन से हो जाएगा क्लोरो, क्लोरीन से हो जाएगा, और 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो तो बोलते हैं प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही बोलता कि अगर हमको ब्रोमोपेंटेन बनाओ, क्या बनाओ, ब्रोमोपेंटेन, तो हम क्या करते हैं, ब्रोमोपेंटेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर CH3, CH2, 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 CH3, क्योंकि पेंटेन का सूत्र क्या है, तो पेंटेन का सूत्र है C5H12, C5H12। तो ये था पेंटेन, लेकिन हमको बनाना है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमो हेलोजन समूह है, कौन सा समूह है, तो यहाँ पर से लास्ट में से एक H कम कर देने का, 3 का 2 कर देने का, और लगा देने का Br। क्या लगाने का, अब Br यानी ब्रोमीन, पर पूर्व लग्न लगेगा ब्रोमो। क्या लगेगा, तो नाम हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम होगा ब्रोमोपेंटेन। तो हमको कोई भी अगर हेलोजन यौगिक बनाने का बोले तो हमको क्या करने का, लास्ट में से क्या हटाने का, और वो क्या करने का, हेलोजन समूह जोड़ देने का, और नामकरण में हेलोजन का नाम पहले लिखने का, और फिर कार्बन यौगिक का नाम बाद में। अब हमारा आता है एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण को एस्ट्रीफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एस्टर और पानी बनता है। क्या बनता है, और इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह का सूत्र है COOH, अल्कोहल का सूत्र है OH। यहाँ से H जाता है, यहाँ से OH, H2O चला जाता है, यानी पानी का अणु दूर हो गया, बचा क्या, COO, और COO यानी एस्टर समूह। कौन सा समूह, तो एस्टर बनता है और पानी। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया, तो क्या बनता है, एस्टर और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्ट्रीकरण। क्या बोलते हैं, अब उदाहरण लिखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हम लेंगे एथेनोइक अम्ल। क्या लेंगे, देखो COOH है, यानी अम्ल है। कौन सा यौगिक है, तो इसका 2 कार्बन, इससे नाम होगा एथेन, लेकिन अम्ल है तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल।
अब इसकी अभिक्रिया में किससे करता हूँ? एल्कोहल। एल्कोहल के रूप में मैंने क्या लिया? 2 कार्बन है तो एथेन, एल्कोहल है तो नॉल, नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में क्या कर रहा हूँ? अभिक्रिया। यहाँ से H जाता है और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से तो H2O चला गया। क्या चला गया? तो क्या बना? पानी। बाकी जो बचा उसको जोड़ना है, CH3COO, CH3COO, C2H5, C2H। अब C2H5 को बोलते हैं एथाइल और इसको हम बोलेंगे एसीटेट। क्या बोलेंगे? तो नाम हो गया एथाइल एसीटेट, नहीं तो बोलेंगे एथाइल मेथाइल एस्टर। क्या बोलेंगे? एथाइल मेथाइल एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एस्टर और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया कहते हैं अथवा एस्ट्रीफिकेशन की अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा आता है कि मानव हृदय की रचना और रुधिर का वहन। मानव हृदय की रचना, तो देखो मानव हृदय शंकु आकार का होता है। कैसा आकार का? शंकु आकार का। मानव का हृदय शंकु आकार का होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं ओर झुका होता है, बाईं ओर झुका होता है। और मानव के हृदय का कद, कद यानी आकार एक मुट्ठी जितना होता है, एक मुट्ठी जितना होता है। तो मानव का हृदय कैसा होता है? शंकु आकार का। दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह में बाईं ओर क्या होता है? मनुष्य के हृदय का कद यानी आकार एक मुट्ठी जितना होता है। अब बाकी के सारे पॉइंट आपको इस आकृति पर से लिखने हैं। बराबर यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो इधर, ऐसी आपको आकृति बनानी है। फिर सारे पॉइंट आपको इसी पर से लिखने हैं। मनुष्य का हृदय चतुष्खंडी होता है। कैसा होता है? मनुष्य का हृदय चतुष्खंडी होता है, यानी 4 खंडों का बना होता है। पहला पॉइंट, मनुष्य का हृदय 4 खंडों का बना होता है। ऊपर के 2 खंडों को अलिंद कहते हैं। ऊपर के 2 खंडों को अलिंद कहते हैं। ऊपर के 2 खंडों को अलिंद कहते हैं, जिसमें से एक दायां लिंद होता है और एक बायां लिंद होता है। एक दायां लिंद और एक नीचे के 2 खंडों को नीलय कहते हैं। नीचे के 2 खंडों को नीलय कहते हैं, जिसमें से एक दायां नीलय होता है और एक बायां नीलय होता है। एक दायां नीलय होता है और एक बायां नीलय। ऊपर के 2 खंडों को बोलते हैं अलिंद, एक दायां लिंद और एक नीचे के 2 खंडों को बोलते हैं नीलय, एक दायां नीलय और एक। अलिंद की दीवार पतली होती है, नीलय की दीवार। दायां लिंद और दायां नीलय के बीच में 1 2 3 त्रिपाटी वाल्व होता है। त्रिपाटीय वाल्व होता है, यानी त्रिदल वाल्व होता है। कितने वाल्व होते हैं? त्रिदल वाल्व। दायां लिंद और दायां नीलय के बीच में त्रिपाटी वाल्व होता है। बायां लिंद और बायां नीलय के बीच में द्विपाटी वाल्व होता है। द्विपाटीय वाल्व होता है अथवा द्विदल वाल्व होता है। द्विदल वाल्व होता है। और चारों खंड एक दूसरे से पर्दे द्वारा यानी विभाजिका द्वारा अलग होते हैं। विभाजिका द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो मानव हृदय की रचना पूछे तो आपको केवल इतना लिखना रहता है कि मनुष्य का हृदय जो होता है वो शंकु आकार का होता है। किस आकार का? शंकु आकार का।
मनुष्य के हृदय का कद एक मुट्ठी जितना होता है। मनुष्य का हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह में बाईं ओर झुका होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 खंडों का बना होता है। ऊपर के 2 खंडों को अलिंद कहते हैं, नीचे के 2 खंडों को। अलिंद की दीवार पतली होती है, निलय की दीवार। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिपाटी वाल्व होता है, यानी त्रिदल वाल्व होता है। त्रिदल वाल्व होता है। बायां अलिंद बायां निलय के बीच में द्विपाटी वाल्व होता है। चारों खंड एक दूसरे से पर्दे द्वारा अलग होते हैं। मेन प्रश्न था हमारा रुधिर का वहन। हमको पढ़ना था रुधिर का वहन। तो ये 2 हमारी महाशिरा है और ये महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से पराग क्या लाती है? अशुद्ध रुधिर। क्या लाती है? अशुद्ध रुधिर को हम विऑक्सीजनित रुधिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विऑक्सीजनित रुधिर। तो ये महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर लाती है। कैसा रुधिर लाती है? और लाकर दाएं अलिंद में डाल देती है। दाएं अलिंद में डाल देती है। तो महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर लाती है और लाकर दाएं अलिंद में डाल देती है। अब दायां अलिंद जो है वो संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो ये त्रिपाटी वाल्व जो है वो खुल जाएगा और दाएं अलिंद में से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? दाएं निलय में आ जाता है। अब दायां निलय क्या होता है? सिकुड़ेगा। दायां निलय सिकुड़ेगा तो क्या होता है? ये त्रिपाटी वाल्व बंद हो जाता है और ये अर्धचंद्राकार वाल्व खुल जाता है। अर्धचंद्राकार वाल्व क्या होता है? खुल जाता है और दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर, दाएं निलय का शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा बड़ा कहाँ पर जाता है? तो फेफड़ों में जाता है। कहाँ पर जाता है? फेफड़ों में जाता है। शुद्ध होने के लिए कहा जाता है? फेफड़ों में जाता है। तो ये एक तरफ का वहन क्या हो गया? पूरा। फिर से देखो क्या बताया मैंने कि महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से क्या लाती है? विऑक्सीजनित रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर और लाकर डाल देती है दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद सिकुड़ता है तो हमारा त्रिपाटी वाल्व खुल जाता है। दाएं अलिंद में से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। अब दायां निलय सिकुड़ता है तो त्रिपाटी वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व, दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता। हमारे शरीर में रुधिर को शुद्ध करने का काम फेफड़े करते हैं। अब ये दोनों फुफ्फुस शिरा है तो फेफड़ों से आती है और फेफड़ों से अपने साथ बराबर ऑक्सीजनित रुधिर लाती है। ऑक्सीजनित रुधिर लाती है यानी शुद्ध रुधिर लाती है। क्या लाती है? शुद्ध। और ये शुद्ध रुधिर को लाकर बाएं अलिंद में डाल देती है। बाएं अलिंद में क्या करती है? डाल देती है। फुफ्फुस शिरा नाम है, फेफड़ों से आती है, वहां से अपने साथ ऑक्सीजन वाला रुधिर लाती है यानी ऑक्सीजनित रुधिर लाती है यानी शुद्ध रुधिर लाती है और लाकर कहाँ डाल देती है? बाएं अलिंद में। अब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो द्विपाटी वाल्व खुल जाएगा और बाएं अलिंद में से शुद्ध रुधिर बाएं निलय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? अब बायां निलय सिकुड़ता है तो ये द्विपाटी वाल्व बंद हो जाता है और हमारा अर्धचंद्राकार वाल्व खुल जाता है, जिसके कारण बाएं निलय का शुद्ध रुधिर बाएं निलय का महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। शरीर के कहा जाता है? विभिन्न अंगों में जाता है और इस प्रकार हमारे हृदय में रुधिर 2 बार आता है और उसको हम बोलते हैं दोहरा परिवहन। उसको
उसको बोलते हैं दोहरा परिवहन। क्या बोलते हैं उसको? दोहरा परिवहन कहते हैं। तो याद रखने का कि महाशिरा शरीर के विभिन्न महाशिरा जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों से क्या लाती है? बड़ा अशुद्ध रुधिर लाकर कहाँ डाल देती है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद सिकुड़ेगा तो त्रिपाठी वाल्व खुल जाएगा। दाएं अलिंद से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में, दाएं निलय सिकुड़ेगा तो त्रिपाठी वाल्व बंद हो जाएगा, अर्धचंद्राकार वाल्व खुल जाएगा। और दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहा जाएगा। फिर क्या होता है कि फुफ्फुस शिरा फेफड़ों में से क्या लाती है? शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनित रुधिर लाकर कहाँ डाल देगी? बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद सिकुड़ेगा तो द्विपाठी वाल्व खुल जाएगा। दाएं अलिंद में से शुद्ध रुधिर बाएं निलय में, दाएं निलय क्या होगा? सिकुड़ेगा तो द्विपाठी वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व, तो बाएं निलय का बाएं शुद्ध रुधिर, कैसा रुधिर? बड़ा महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है और इस प्रकार हमारे हृदय में रुधिर 2 बार आता जिसे दोहरा परिवहन कहते